नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और आज हम जिस विषय पर आपके साथ में चर्चा करने वाले हैं वो विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2014 में जिस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया गया, एक सूरज जो है वो भारत की राजनीति में चमका। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। समग्र विकास के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो दायित्व संभाला, जब उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी को संभाल रहा हूं, तो कैसे वो जिम्मेदारी संभलते संभलते आज 9 वर्ष का एक कालचक्र जो है वो पूरा कर चुकी है, और इसमें क्या कुछ रहा है इसके बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ में जो स्टूडियो में उपस्थित हैं उनका परिचय आपके साथ में कराता हूं। हमारे साथ में श्रीमान पंकज राज मीणा जी, आप मीडिया प्रभारी हैं भाजपा राजस्थान के। पंकज जी, बहुत स्वागत आपका दूरदर्शन स्टूडियो में। 9 वर्ष में हमने बहुत सारी चीजें देखी, जो एक तरीके से जो वादे किए गए थे मूल रूप से उनको भी हमने पूरा होते हुए देखा। तो उनके बारे में हम लोग बहुत बड़ी चर्चा कर सकते हैं। आधे घंटे का कार्यक्रम तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आप मूल रूप से उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर इन 9 वर्षों को हमको परखना है जी, तो हमको इन 9 वर्ष से पहले वाली परिस्थितियों को देखना चाहिए। जी, 9 वर्ष पहले स्थितियाँ ये थी कि देश का चाहे युवा हो चाहे व्यापारी वर्ग हो, वो भारत से एक शासन व्यवस्था पे प्रश्न लगाने लगा था, क्योंकि भ्रष्टाचार इतने होने लगे थे। तो उस कारण से हर व्यक्ति को शासन तंत्र पर अविश्वास डेवलप हुआ। तो मैं अगर आज की तारीख में अगर आपको 9 वर्षों की उपलब्धियों की बात करने के लगूँ, तो सबसे बड़ी जो बात है, आज 140 करोड़ के देश में प्रधानमंत्री प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास बढ़ा है लोगों को। आज आप क्या, हम गांव के चौपाल से लेके एक झुग्गी बस्ती के अंदर जाके अगर हम बात करेंगे तो लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये सत्य है और ये होके रहेगा। बिल्कुल। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये विश्वास प्राप्त किया है जनता से, 140 करोड़ के देश के से जो विश्वास प्राप्त किया है, वो यूं ही नहीं किया है। अगर हम आज बात करें 9 साल के कामों की, जो काम हुए हैं जी, तो वास्तविकता में देखा जाए तो इन 9 सालों के अंदर जो काम हुए हैं वो देश के गरीब के कल्याण के लिए काम हुआ है, देश के किसानों के विकास के लिए काम हुआ है, और ख़ासकर देश की जो महिलाएं हैं उनके लिए काम हुआ है। तो जिस प्रकार की योजनाएं हैं, एक से एक के बाद एक योजना पर अगर हम चर्चा करें तो ऐसा एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसने हमारे गरीब किसान का भला करने का काम किया है। एग्जैक्टली। और अगर हम कोर मुद्दों की बात करते हैं तो कोई सोच नहीं सकता था कि कश्मीर में धारा 370 जो है 35 से वो हट जाएगा। वो हो गया। राम मंदिर के बारे में बात हुई, ट्रिपल तलाक के बारे में बात हुई। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनको छेड़ने की बात कोई नहीं सोच सकता था। जी, ठीक बात है। आपको ध्यान में हो तो इन्हीं 9 वर्षों से पहले हमारे विपक्षी दल के नेता और बड़े फक्र से टीवी चैनल के ऊपर आकर कहते थे कि 370 हटाने की बात करी तो कश्मीर अलग हो जाएगा। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ऐसे नेता बयान देते थे, देश विरोधी बयान देते थे। कोई कहता था कि गर्दन कट जाएगी, कोई कहता था लाशों के ढेर बिछ जाएंगे। और कितने शांतिपूर्वक तरीके से एक गोली नहीं चली, एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, और धारा 370 हट गई। और ना केवल धारा 370 हटी, वहाँ की कश्मीर की जनता ने, आवाम ने इस बात को स्वीकार किया कि 370 हटने से हमारा भला है। और आज वो स्थिति है कि अभी आपने 4 दिन पहले देखा कि वहाँ G20 का सम्मेलन हुआ है कश्मीर के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन वहाँ पर वो हो रहा है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि डल झील की आज वो पानी की जो खुशबू है पूरे विश्व ने सूंघी है, जब G20 के माध्यम से वहाँ लोगों ने कार्यक्रम हुआ, और बिल्कुल अमन चैन वहाँ कायम है। और जहाँ न केवल धारा 370 की बात है, धारा 370 तो एक ऐसी पीड़ा है जो हम 70 साल से भोग रहे थे, परंतु इसी के 9 साल के कार्यकाल में हम जो 500 साल से भगवान श्री राम के जन्म स्थान का जो मंदिर बने, ये जो 500 साल से एक लड़ाई चल रही थी, वो समस्या का समाधान भी हुआ है। और आज हम देखने जा रहे हैं कि अगले कुछ महीनों के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर अपने उनके जन्म स्थान पर गर्भगृह पे ही बनने जा रहा है। और इसी प्रकार के आप ये देखिए, केवल भगवान श्री राम के मंदिर की ही बात नहीं है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसका मुद्दा पूरी तरह से सुलझ गया है। केदारनाथ के ऊपर आप देखिए, आदि शंकराचार्य की इतनी अच्छी मूर्ति लगी है जिसका हमको वर्षों से इंतजार था। तो उज्जैन के अंदर महाकाल का जो कॉरिडोर बना है, बहुत बड़ा, इतना सुंदर बना है। तो जिस प्रकार से भारतीय सभ्यता संस्कृति का विकास हो रहा है इस 9 साल के अंदर, वो वास्तव में अद्भुत है, देखने लायक है। आध्यात्मिक तौर पे देखें, हम धार्मिक तौर पे देखें, हम राष्ट्रीय तौर पे देखें, एक धनुषी रंग जो है वो बिखर रहे हैं। और अगर मैसेज देना होता है तो मैसेज सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे भी चलाई जाती है।
जी बिल्कुल। देखिए, एक समय ऐसा था कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आए दिन हमको हमारे पर छोटा मोटा हमला करता था। कई बार तो 99 में तो जी। कारगिल युद्ध के माध्यम से बड़ा हमला भी किया। पर कारगिल में जब वो असफल हुआ तो उसने एक नए तरीके का युद्ध शुरू किया, 1000 कट वार्स। जी। माने छोटे छोटे हमले भारत के अंदर ही किए जाए और उसके माध्यम से भारत को कमज़ोर किया जाए। 1999 के बाद में उस तरह का जब शुरू हुआ, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद में जब एक छोटी सी घटना हुई पठानकोट के अंदर, और उसका जो रिएक्शन हुआ सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, पहली बार आज़ाद भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की सेना ने पहल करके सीमा पार जाकर दुश्मन देश के ऊपर हमला किया, और हमला करके न केवल विजय प्राप्त की, हमारी एक सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुई जी। तो ये वास्तव में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था कि भारत अब बदल गया है। अब भारत एक नया तरीका का लेवर लेके देश है जो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आवाम की सुरक्षा के लिए सीमा की सुरक्षा तो करेगा ही, पर आवश्यकता हुई तो हम उस देश के अंदर घुस के भी मारेंगे। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से बताया। और आप देखिए उसके बाद की परिस्थितियाँ देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ उसके बाद की परिस्थिति देखिए, एक भी कहना चाहिए कि वो उस साइड से हमला नहीं हुआ। दूसरी बात, इन्फिल्ट्रेशन जो है वहाँ से जो घुसपैठ होती थी वो लगभग समाप्त सी हो गई है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को आने में ही डर लगने लगा है कि नहीं कहीं फिर दोबारा कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। एग्जैक्टली और यहाँ के जो एक मनोबल जो बनता है डिफेंस सेक्टर का, ये सब चीज़ें, और वो मनोबल केवल वहाँ तक नहीं है। अगर हम बात करें उस व्यक्ति की जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक नींव रखी, जिन्होंने उसकी शुरुआत की, जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से अंत्योदय योजना की जब बात आती है, अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचे, तो वो गली वाला, वो ठेले वाला, वो सब्जी वाला, वो फल विक्रेता, उसकी चिंता किस तरीके से 9 वर्षों में हुई? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही और मैं तो ये कहूँगा कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में बताया कि इन 9 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा कोई लाभ हुआ है तो हिंदुस्तान के गरीब, हिंदुस्तान के किसान को हुआ है। वो हम क्यों कहते हैं? देखिए, आज तक ऐसा हुआ कि गरीब कल्याण के लिए नारे दिए जाते थे, गरीब कल्याण के लिए बातें की जाती थी, योजनाएं भी बनती थी, पर दुर्भाग्य से उन पे लाभ नहीं मिलता था। बड़े कोई अतिशोक्ति की बात नहीं होगी। 1986 के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली से ऐसा बोला कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो केवल 15 पैसा पहुंचता है, यानी प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि 85 पैसा भ्रष्टाचार में जाता है। और आज स्थिति देखिए कैसे बदली है कि जब हम किसान सम्मान निधि के नाम पे 2000 रुपये की 3 किस्तें, इस प्रकार 6000 रुपये सालाना जब किसान को एक क्लिक के अंदर वहाँ करोड़ों किसानों के डालते हैं तो पूरा का पूरा 2000 किसान के खाते में पहुँचता है। बिल्कुल। हम कोई भी स्कीम है हमारी स्कीम, चाहे वो पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे राजलक्ष्मी के तहत महिलाओं को पैसा देना हो, वो एक क्लिक के अंदर और कुछ ही सेकंडों के अंदर उनके खाते में पहुंचता है। डिजिटलाइजेशन हो गया। और आप ये देखिए, इस डिजिटलाइजेशन के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत में 2014 के बाद में जो पहला कार्यकाल था तो जनधन खाते खोले जी, तो एक बार तो लगा लोगों को कि जनधन खाते क्या स्कीम है, इससे जनता को क्या फायदे होने वाला है। पर फायदा आज दिख रहा है कि आम गरीब के खाते में सीधा पैसा पहुंच रहा है और वो बड़े फकरे से बैंक जाता है और अपना पैसा लेके आता है और उपयोग करता है। एग्जैक्टली। और इसी के कारण से एक नए इस बदलते हुए भारत में कितने यूनिकॉर्न्स जो है हमें सामने हमें दिखाई दिए। स्टैंड अप इंडिया की बात आती है, स्टार्टअप इंडिया की बात आती है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, एक राष्ट्र में एक कर की बात हुई, जीएसटी की बात हुई, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत काम हमें देखने को मिला। देखिए, हम एक बार आपने जैसे यूनिकॉर्न की बात करी तो यूनिकॉर्न का एक आंकड़ा आपके सामने में रखना चाहूँगा। 1947 से लेके 2014 तक देश में कुल मिला के 74 यूनिकॉर्न्स बने थे और 2014 से लेके 2022 तक 126 यूनिकॉर्न बने हैं। आप ये देखिए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का देश के युवाओं को आगे बढ़ाने का जो मन था, जिस मन के खातिर उन्होंने स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप यूथ का जो शुरू किया था, उसके कारण से ये देश के युवाओं का आत्मविश्वास जागा कि मैं मेरे देश में भी रह के बहुत कुछ कर सकता हूँ। और आप देखिए कैसे कैसे नए बिजनेस 2014 के बाद में शुरू होने लगे, जब पूरा विश्व डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। और उस वक्त हमारा युवा जो ब्रेन के मामले में पूरे विश्व में नंबर 1 है,
वो जब हिंदुस्तान में रह के काम करने लगा तो एक के बाद एक यूनिकॉर्न्स की भी बाढ़ आने लगी। एग्जैक्टली तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। पहले ब्रेन ड्रेन होता था, हमारे यहाँ के युवा अच्छे IIT पढ़े हुए, अच्छे MBBS किए हुए, अच्छे साइंटिस्ट यहाँ से जाते थे, यूरोप जाते थे, अमेरिकन कंट्री में जाते थे। वो जो ब्रेन ड्रेन है आज वो कहीं ना कहीं रुक गया है, और रुकने के कारण ही आज हर तीसरे दिन आप देखेंगे कि एक नए यूनिकॉर्न की खबर आपको आती है। और जो चीज़ है, जो ब्रेन ड्रेन रुकने वाली बात है, जब अपनी मिट्टी से जुड़ता है, अपनी शिक्षा से जुड़ता है, तब कुछ चीज़ें बदल जाती है। NEP की बात आती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जी मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बात पे आने के साथ साथ पहले आपको कुछ 2 उदाहरण और देना चाहूँगा युवाओं के बारे में। जी। आज विश्व का सबसे ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो हिंदुस्तान में हो रहा है। आप देखिए अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, जिन देशों के हम बड़े बड़े देशों की बात करते हैं, या हम हमारे युवावस्था में बचपन के अंदर जिनको सपने में देखा करते थे, वो देश आज हमारे से पीछे हैं। आज कैश ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ धीरे धीरे घटता जा रहा है, और हमारे यहाँ ये डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ता जा रहा है। ये मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की, जिसमें इस प्रकार से हो रहा है। दूसरे एक उदाहरण मैं आपको बड़ा जोरदार बताऊंगा कि अभी 2 साल पहले जब कोरोना आया था, तो कोरोना के अंदर इसमें सबको पूरे विश्व को मालूम है कि हमने सबसे पहले हमारा टीका ईजाद किया। एक साथ 2 टीके ईजाद किए, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टीका 215 करोड़ टीका लगाने का रिकॉर्ड भी हमने बनाया। बिल्कुल। पर साथ में 215 करोड़ टीके के अलावा एक उपलब्धि हमारी बहुत बड़ी है जिसकी चर्चा नहीं होती। आप अमेरिका से अपना वीज़ा बनवाने जाएंगे और किसी दूसरे देश में जाएंगे, तो आपको एक पेपर के अंदर अपना सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा कि भाई हाँ मेरे पास कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ है। पर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कोरोना का सर्टिफिकेट का वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी डिजिटल में है हमारे यहाँ पे। हमको कोई कागज लेके जाने की जरूरत नहीं है। आज ये मतलब आप ये देखिए, अमेरिका भी जो चीज़ नहीं सोच पाया वो हिंदुस्तान करके दिखा रहा है, और वो इसलिए करके दिखा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है बहुत स्पष्ट है। वो मतलब जिसको हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनने की ओर हम अग्रसर हैं, और आने वाले समय में देखिए 2014 से पहले मैं एक आंकड़ा आपके सामने और रखूंगा। 2014 में हम लोग 11वीं अर्थव्यवस्था हुआ करते थे, और आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं। ये एक साथ 7 अंकों की जो छलांग है वो मैं समझता हूँ एक समग्र विकास का सबसे बड़ा प्रतिफल है। और एग्जैक्टली और अगले 5 वर्ष में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब वो कहते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, करोड़ों लोगों को बिठाकर खाना खिलाना, ये भी आप जो एक बहुत बड़ी बात थी, जो कि पूरे विश्व में कोई देश नहीं कर पाया, वो सोच ही नहीं पाया उस तरीके से। ये भारत की परंपरा है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। हम थोड़ा सा बात है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिस तरीके से भारत की पहचान बनी, और स्वच्छता जो शुरुआत से प्रधानमंत्री मोदी ने किया, पहले 2014 से लेकर अब तक, वो लगातार चला। अभी हम लोग जो ऐसे चर्चा कर रहे थे, गरीब कल्याण की बात हमने करी, किसान की बात हमने की, हमने व्यापारियों की बात हमने की, और हर दिशा में, हर सेक्टर में आज भारत बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ रहा है और एक माइलस्टोन क्रिएट कर रहा है। तो वहीं अगर हम इन 9 साल की बात करें, तो हमारे 9 साल का जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो काम है, विदेशी संपर्क हो, विदेशी से हमारे लोगों से संबंध हो, विदेश नीति हो, वो एक अद्भुत है, एक मिसाल है पिछले 70 साल के अंदर। मैं कुछ छोटे छोटे उदाहरणों के साथ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस बात को। अभी लगभग 15-16 महीने पहले रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ जी, तो हमारे लगभग 20,000 स्टूडेंट्स भारत के यूक्रेन में फंस गए जी। तो स्वाभाविक है, जब 20,000 की संख्या में विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए हों तो पूरा भारत चिंतित था। बिल्कुल। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक आभामंडल एक ऐसा है, उनकी एक विदेश नीति एक ऐसी है, उनके एक दोस्ताना संबंध ऐसे हैं बिल्कुल कि उन्होंने दोनों देशों से बात की, यूक्रेन से भी बात की और रसिया से भी बात की। और आप अद्भुत देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पे 2 देशों का युद्ध 6 घंटे के लिए रुक गया। और उस युद्ध रुकने के बाद में जो व्यक्ति वहां भारत का तिरंगा झंडा लेके आगे बढ़ रहा था उसको किसी ने नहीं रोका, और वो लोग बहुत सेफली एयरपोर्ट पहुंचे और उनको हम लाने में कामयाब हुए। सूडान में भी अभी हालिया हमने ये चीज देखी है। अच्छा, मैं यूक्रेन की बात बताऊं, बड़ा वहां एक जोरदार किस्सा भी हुआ। यूक्रेन में पाकिस्तान के विद्यार्थी भी पढ़ा करते थे, तो उनको लगा कि हम कैसे जाएं, तो उन पाकिस्तान के विद्यार्थियों ने भी
वो तिरंगा झंडा पकड़ लिया और वो कहते हैं कि हमको कोई इसमें अपमान नहीं है, हमारे पड़ोसी देश का झंडा आगे लेके हमको आगे बढ़ने से हमारी जान बचती है, तो हमारे लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो ये वास्तव में भारत की विदेश नीति को ये एक बहुत बड़ा पल था कि जब हमारा पड़ोसी देश और खासकर जो पिछले 70 साल से लगातार हमसे लड़ता आ रहा है, उसके युवा लेके जा रहे हैं। अब फाइनल हम लोग इस कार्यक्रम को चूंकि रैप अप करने वाले हैं और हम कार्यक्रम के अंतिम भाग में हैं, आपका संदेश भी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी उसको आप पूरा करें। देखिए, शिक्षा नीति का अभी जैसे 2022 के अंदर शिक्षा नीति आई और लंबे समय से एक आमूलचूल परिवर्तन की शिक्षा नीति के अंदर बात हो रही थी। कई जगह ये भी बात होती थी कि भाई जो मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे कोर्स है वो हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाए जाते, जबकि हमारे देश के अधिक बहुसंख्यक लोग हिंदी बोलते हैं। और ये भी बात आ रही थी कि शिक्षा नीति में बदलाव हुए बहुत समय हो गया, और जो शिक्षा नीति चल रही थी वो एक लॉर्ड मेकाले की पद्धति पे चल रही थी, जो 150 साल पुराने एक ढांचे के ऊपर अव्यवस्थित थी। उन सबको बदलना एक आवश्यक था, क्योंकि हमारा यहाँ का भारत का एक अलग स्वभाव है, एक अलग संस्कृति है। तो उसके अनुसार एक नई शिक्षा नीति बनी और उस शिक्षा नीति के अनुसार धीरे धीरे अब हमारी पूरी शिक्षा नीति लगता है कि ये चीजें जो आपने ब्रेन ड्रेन की भी बात की थी, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात हुई है, उज्ज्वला योजना की बात हुई है, भारत में G20 की अध्यक्षता जो है वो भारत को मिली। इतनी सारी चीजें हैं जो 9 वर्ष में हुई हैं और चीजें आगे बढ़ने को हैं। ये गंगा का पानी जो है लगातार बह रहा है, ये और बहेगा और पूरे संसार को ये स्वच्छता देगा, आलोकित करेगा। उन सब का ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। आपका बहुत धन्यवाद पंकज जी, चर्चा में सहभागी होने के लिए। नमस्ते।